नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CA कमलेश गुप्ता में। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंबाइंड जीएसटी का लेक्चर, जिसमें अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट दो लेक्चर जीएसटी के अपन ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेसिकली मतलब होता है कि सप्लायर के द्वारा पे किया गया टैक्स ऑन बाय ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। हमने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स को बाय करते टाइम पे जो भी टैक्स पे किया था, आगे उसका क्रेडिट क्लेम करेंगे, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ बेसिक कंडीशंस रखी हैं, जैसे जो अपन ने सेक्शन 16(2) में देखी थी। उसमें से अगर मैं कुछ कंडीशंस की बात करूं, जैसे कि आपके पास वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, वो क्रेडिट आपके GSTR 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को सप्लायर के द्वारा टाइम पे टैक्स का पेमेंट कर दिया हुआ होना चाहिए, आपने अपनी GST रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39 में टाइमली फाइल कर दी हुई होनी चाहिए, आपने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर दिया होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है? जो कि प्रोविजो में बोली गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ और कंडीशंस भी थी, जैसे कि वो क्रेडिट क्या नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर इन सब बेसिक कंडीशंस का आप कंप्लाई करते हैं तो उसके बाद में अपन ने प्रोविजो में कुछ कंडीशंस देखी थी, जैसे आइदर आप जीएसटी के क्रेडिट के एलिमेंट पर या तो जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, या फिर क्या क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो अपन ने पहले बात करी थी कि सप्लायर के द्वारा आपको सप्लायर को 180 डेज में जीएसटी का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हो तो आपने जो जीएसटी अवेल किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आपने उस जीएसटी को अवेल करने के बाद यूटिलाइज भी कर लिया है तो अवेल के यूटिलाइजेशन के बाद जितना टाइम आपने उसको यूटिलाइज किया है उतने टाइम का आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी पे करने पड़ेंगे। और जब भी इन फ्यूचर आप अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो वो आपको जीएसटी क्या हो जाएगा, अवेलेबल, उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें अपन ने देखा था कि जीएसटी का क्रेडिट आपको कब तक क्लेम कर लेना चाहिए। तो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेट, एनुअल रिटर्न की जो भी डेट है, या फिर 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में अपन ने देखा था अगर आपको टैक्स से रिलेटेड गुड्स किस में रिसीव होता है, लॉट्स में रिसीव होता है, तो आप जीएसटी का क्रेडिट तब क्लेम करेंगे जब आपको क्या होगा, उस जीएसटी के क्रेडिट का लास्ट लॉट, मतलब उस गुड्स का लास्ट लॉट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि अगर आपको क्या करना है, जीएसटी का पेमेंट करते टाइम सारा का सारा अमाउंट किससे यूज करना है, जीएसटी क्रेडिट लेजर से, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी सप्लाई इन अ मंथ किसको छोड़कर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को छोड़कर किससे ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज है, ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 99% अमाउंट किससे यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर से, और 1% अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ पर अप्लाई नहीं होता है। अगर, जिसमें 4 कंडीशंस थी, अगर आपका की पर्सन लास्ट 2 ईयर्स में मोर देन 1 लाख रुपीज का क्या किया है, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, या फिर क्या है, सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है, आपने जीरो रेटेड सप्लाई के चलते गवर्नमेंट से क्या क्लेम किया है, 1 लाख से ज्यादा क्या क्लेम किया है, रिफंड क्लेम किया है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपने क्या किया है, 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट से क्रेडिट क्लेम किया है, या फिर लास्ट कंडीशन कोई मुझे बताएगा क्या थी, लास्ट कंडीशन फटाफट से बताएंगे, 5 कंडीशंस थी इसमें। आपने एग्रीगेट ईयर में क्या किया है, ऑलरेडी 1% से अमाउंट क्या कर रखा है, ज्यादा पे कर रखा है, तो फिर इन सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, 100% किससे यूटिलाइज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज कर सकते हो। किससे यूटिलाइज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद में अपन ने देखा था ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट में अपन ने बोला था कि गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिकल्स का क्रेडिट फुल्ली क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा था व्हीकल, उसके बाद में अपन ने देखा था वेसल एंड
एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। और थर्ड में अपन ने देखा था कुछ रेजिडुअल्स। क्या देखा था? कुछ रेजिडुअल्स। सबसे पहले व्हीकल में अगर मैं बात करूं तो या तो क्या हो सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का अलाउड है, या फिर क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का अलाउड है, या फिर फर्दर सप्लाई आपको अलाउड है, या फिर क्या है, ड्राइविंग की सिचुएशंस में आपको अलाउड है। उसके बाद में इन्होंने बोला था अगर ऐसा कोई व्हीकल जो मोटर व्हीकल एक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है, मतलब कोई भी लेस देन 4 व्हील्स से लेस का व्हीकल जिसकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी क्या हो, लेस देन 25 सीसी हो, तो फिर वो किसमें कवर नहीं होता है, मोटर व्हीकल एक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, मतलब उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अपन ने बोला था अगर कोई व्हीकल किसका है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का है और उसको कौन यूज कर रही है, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए यूज कर रही है और उसकी कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर मोर देन कितनी है, 13%, तो फिर कंपनी को भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। लेकिन यदि उसकी कैपेसिटी किससे कम है, 13 पैसेंजर से कम है, तो फिर आपको उसका क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अपन ने किसमें देखा था, वेसल एयरक्राफ्ट में भी वही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, फर्दर सप्लाई और ड्राइविंग, इन चारों सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। इसके बाद में इनसे रिलेटेड सर्विसेज जो भी जनरल इंश्योरेंस है या फिर इनकी रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज है या कोई भी सर्विसेज जो इनसे रिलेटेड है, इनका क्रेडिट आपको तभी अलाउ होगा जब इन व्हीकल्स का अलाउ होगा, तो इन सिचुएशंस का भी क्रेडिट आपको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अगर इनका ही आपको क्रेडिट अलाउ नहीं है तो फिर इन सिचुएशंस का भी क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। फिर अपन ने देखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में देखा था अगर फर्दर सप्लाई की बात है या फिर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी के लिए बेस बनाने की बात है तो फिर आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज अलाउ हो जाएगी। फिर क्या देखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ही सिचुएशंस में अलाउ होता है, किसके, फर्दर सप्लाई के केस में। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आपको अलाउ नहीं किया गया है। कुछ रेजिडुअल्स पॉइंट्स हैं जो अभी अपन देखेंगे। उसके अलावा अपन ने एंड में थोड़ा सा पार्ट ये देखा था कि अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, किसका, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ब्लॉक्ड क्रेडिट के कुछ जो रेजिडुअल पॉइंट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फटाफट से लिखेंगे रेजिडुअल्स पॉइंट्स। रेसिडुअल पॉइंट्स अंडर नेगेटिव लिस्ट। सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, जिसको स्नैप लेना है वो स्नैप ले सकता है, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें फर्स्ट बुलेट है फ्री सैंपल ऑब्लिक मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई। सेकंड बुलेट थेफ्ट की सिचुएशन है। फिर टैक्स पेड ऑन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कंपोजिट supplier. Next bullet, tax paid on goods purchased from NRTP, non-resident taxable person, except import goods used in CSR activities, goods used in personal consumption,
और लास्ट है सिचुएशन ऑफ डिमांड एंड रिकवरी। चलिए, तो इसको स्नैप लेना है, ले सकता है फटाफट से। चलिए, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें आपके मोटा मोटी 7 बुलेट हैं। इन 7 सिचुएशंस में आपको कभी भी जीएसटी का क्या नहीं अलाउ होगा, क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीएसटी का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। मतलब कौन सी सिचुएशंस में? आपने कोई भी आइटम फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मेरा किस चीज़ का बिजनेस है? डस्टर का बिजनेस है। मैंने एक बिजनेसमैन को कहा, आप एक काम कीजिए, मेरा गुड्स बेचने से पहले 5 डस्टर फ्री में ले जाइए और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इन डस्टर को दीजिए। अगर इनका रिव्यू अच्छा हो तो आप मेरा गुड सेल कीजिएगा, अदरवाइज आप जिसका सेल कर रहे हैं वो सेल कीजिएगा। अब इन 5 डस्टर को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक भी यूज़ किया होगा, मैंने फोम भी यूज़ किया होगा, मैंने ग्लू भी यूज़ किया होगा, जिसकी सहायता से इस फोम को इस प्लास्टिक पे क्या किया हुआ है? अटैच किया हुआ है। तो ये जितना भी रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया है और इस पर जो जीएसटी मैंने पे किया है, क्या इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? इन 5 डस्टर के लिए जो भी मैंने यूज़ किया है, क्या इनका क्रेडिट मुझे मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके आउटपुट टैक्स कुछ कलेक्ट ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपने अगर इनका फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या आपका कोई लॉस हो गया है किसी भी रीजन से, आपका फाइनल प्रोडक्ट जिस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर आपको इनपुट पर क्या नहीं मिलेगा? फ्री सैंपल के केस में आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई मैंने यहां पर क्यों लिखा है? मैं एक बंच बना के बेचता हूं, किस चीज का? मार्कर का और डस्टर का। क्या ये नॉर्मली मार्केट में मिलता है? ऐसा जनरल बिजनेस प्रैक्टिस होती है? हाँ होती है। लेकिन इस डस्टर के साथ मैं एक शूज फ्री दे रहा हूं, क्या ऐसा जनरली मार्केट में होता है? नहीं। तो मिक्स्ड सप्लाई कौन सी होती है? जो हमने जबरदस्ती बंच बनाया है, जबरदस्ती किसी चीज का बंडल बनाया है, आर्टिफिशियल बंडल नहीं है। ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल बंडल में कवर होते हैं। बट शूज और डस्टर आर्टिफिशियल बंडल में नहीं है। तो शूज और डस्टर के केस में क्या आएगा? मिक्स्ड सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई मार्कर और डस्टर। कंपोजिट सप्लाई के केस में कौन सी रेट चार्ज होती है? जो मेन आर्टिकल होता है। और मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होता है? जो हायर टैक्स रेट होती है। तो इन दोनों के केस में क्या हमें जीएसटी का क्रेडिट? इन 5 बंच, मैंने 5 डस्टरों का 5 मार्कर के साथ बंच बना दिया और फिर मार्केट में सेल कर दिया। क्या इन मार्कर को बनाने में और इन डस्टर को बनाने में जो भी मैंने आर्टिकल यूज किया है उनका क्रेडिट मुझे मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। गवर्नमेंट यही बोलती है, बिल्कुल आपको उनका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आपके फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई पर जीएसटी कलेक्ट हुआ है। हाँ हुआ है। तो फिर आपको क्या मिलेगा? जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट हैंड बना देता हूं और यहां पर लिख देता हूं आईटीसी अलाउड। क्या इस सिचुएशन में मुझे आईटीसी मिलेगा? दोनों सिचुएशंस में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका गुड्स थेफ्ट हो गया है, लॉस बाय फायर हो गया है, ये भी लिख देता हूं मैं, या कोई भी क्या हो गया है? एक्सीडेंट की वजह से गुड्स का लॉस हो गया है, मेरे गोदाम में चोरी हो गई, मेरे गोदाम में आग लग गई, या किसी भी रीजन से मेरा फाइनल प्रोडक्ट खराब हो गया, या फिर मैंने क्या कर दिया, उसको राइट ऑफ लिख देता हूं। चलिए मैं रिटर्न ऑफ हो गया है। रिटर्न ऑफ मतलब जो अकाउंट्स में अपन पढ़ते हैं कि क्या हो गया था, गुड्स किसी रीजन से कंटम्प्टेड हो गया था, वो खराब हो गया था, तो फिर वो गुड्स सेल नहीं हो सकता है कंटम्प्टेड होने के बाद में, तो फिर उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो चाहे आपने राइट ऑफ किया हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो, किसी भी रीजन से लॉस बाय फायर हो गया हो, अर्थक्वेक हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, थेफ्ट हो गया हो, इन किसी भी सिचुएशन में क्या आपके फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी कलेक्ट हुआ है? नहीं कलेक्ट हुआ है। तो फिर क्या आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स पेड ऑन गुड्स परचेज फ्रॉम कंपोजिट सप्लायर। अब ये कंपोजिट सप्लायर क्या होता है? अपन ने बिफोर 2 लेक्चर्स अगो, अगर किसी ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो पहले पीछे जाके 2 लेक्चर पीछे जाके कंपोजिट सप्लाई देख सकता है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है?
छोटे सप्लायर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी गई है, मैं चलो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ, इसी चैप्टर में दे देता हूँ कि गवर्नमेंट ने छोटे सप्लायर्स के लिए एक स्कीम रखी हुई है। आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपका जितना भी टर्नओवर है उस टर्नओवर बेस्ड फिक्स रेट पे एक टैक्स आप क्या कर दीजिए, गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लायर बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है यदि आपने गुड्स किससे परचेज कर लिया है, कंपोजिट सप्लायर से परचेज कर लिया है, तो फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे, उस परचेज गुड्स पर जीएसटी का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेम सिचुएशन एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से भी आपने गुड्स परचेज कर लिया है तो फिर आप उस गुड्स पर पे किए गए टैक्स का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट इंपोर्ट क्यों बोला है गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट के केस में ऑलवेज आपको क्या किया गया है, आईटीसी अलाउ किया गया, इसलिए बोला है एक्सेप्ट इंपोर्ट। चलिए, गुड्स यूज्ड इन सीएसआर एक्टिविटीज। अभी सीएसआर एक्टिविटीज का क्या नाटक है, अगर आपने सुना होगा अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आई थिंक कि 135 ही होगा बट मैं श्योर नहीं, कोई बात। चलिए, सेक्शन 135 में बोला है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका एक टर्नओवर या फिर नेटवर्थ या फिर नेट प्रॉफिट, मोटा मोटा जहां तक मुझे आइडिया है शायद टर्नओवर 1000, नेटवर्थ 1000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस है और शायद टर्नओवर आई थिंक 100 करोड़ रुपीस होगा। इनके ऊपर जिस भी कंपनी का टर्नओवर या नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट होता है उसको अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए सीएसआर एक्टिविटी में क्या करना होता है, स्पेंड करना होता है। क्या करना होता है, स्पेंड करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज का आप देखेंगे, अनिल अंबानी ने स्कूल खुलवा दिया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया, ये सब क्या वो अपनी इच्छा से करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की बाउंडेशंस हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा। यदि आपका प्रॉफिट, आपका टर्नओवर, आपकी नेटवर्थ इससे ऊपर है, एक लिमिट क्रॉस करती है, तो फिर आपको एक प्रॉफिट का फिक्स पार्ट क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों में खर्च करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज बोलते हैं। अगर सीएसआर, मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरी किस चीज की शॉप है, आज मैं अपनी शॉप चेंज करता हूं और किस चीज की शॉप है, फुटवेयर की शॉप है या फुटवेयर की फैक्ट्री है। मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 लाख रुपीज का मेरा टर्नओवर कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर है 3000 करोड़ रुपीस। कितना है, 3000 करोड़ रुपीस। और जो सीएसआर की लिमिट चल रही है वो सीएसआर की लिमिट कितनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है। कितना है मेरा इस साल करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, 3000 करोड़ रुपीस। और गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 1% नेट प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, सीएसआर। मतलब मुझे कितने का करना पड़ेगा, 30 करोड़ रुपीस का सीएसआर करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 30 करोड़ रुपीस का स्टॉक मेरे गोडाउन से निकाला और जो भी मेरे फुटवेयर थे वो बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उन 30 करोड़ रुपीस का स्टॉक बनाने के लिए जो भी मैंने इनपुट यूज किया, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज यूज की, या जो भी कैपिटल गुड्स, जो भी मशीनरी, जो भी प्लांट मैंने यूज किया, क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? क्यों मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला है आपको सीएसआर करना था, वो आपकी लायबिलिटी थी, तो हम इस पे आपको क्रेडिट क्यों दें? नहीं देंगे। तो आपने किसी भी आर्टिकल या गुड्स का यूज किस में कर लिया, सीएसआर एक्टिविटीज में कर लिया है, तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स यूज्ड इन पर्सनल कंजम्पशन। अब मुझे अगर घर पे फुटवेयर की जरूरत है तो क्या मैं मार्केट से परचेज करने जाऊंगा? नहीं, मैं मेरी फैक्ट्री से यूज करूंगा। तो उस फैक्ट्री में जो मैंने मेरे पर्सनल यूज में जो गुड्स काम में लिया है, जो फुटवेयर काम में लिया है, क्या उसको बनाने में भी तो कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज यूज हुई होंगी ना? तो क्या उन पे यूज किए गए पार्ट पे मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने 10 फुटवेयर्स घर पे यूज कर लिए और 10 फुटवेयर से क्या मैं कैपिटल गुड्स का पार्ट अलग कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट ये एक पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। सिचुएशंस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी, ये क्या है? आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे डिमांड एंड रिकवरी। मान ले आपने क्या किया, आपने करी टैक्स की चोरी गवर्नमेंट से। अब आपने गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी करी और गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, नोटिस इशू कर दिया कि आपने हमसे टैक्स की चोरी की है 70 करोड़ रुपए की। मान लीजिए कितने की,
70 करोड़ रुपए की, 70 करोड़ रुपए की आपने हमसे टैक्स की चोरी की है, तो आप ये 70 करोड़ रुपीस हमें पे करो। मुझे पता है कि मैंने गवर्नमेंट से इतने करोड़ की टैक्स की चोरी कर ली। अगर इतने की टैक्स की चोरी मैंने गवर्नमेंट से कर ली, टैक्स की चोरी गवर्नमेंट से कर ली, तो मुझे वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट क्या इस पे किए गए अमाउंट का मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं? अरे भाई आधे आप सही आदमी हो, हम क्रेडिट किसको अलाउ करते हैं? सही आदमी को। आप तो चोर मक्कार आदमी हो, आपको हम क्रेडिट क्यों अलाउ करेंगे? इस अमाउंट का जीएसटी क्रेडिट आपको कभी भी अलाउ नहीं होगा। आपने जो भी डिमांड एंड रिकवरी में टैक्स का अमाउंट क्या किया है, पे किया है, उसका जीएसटी के अमाउंट का आपको कोई भी क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। क्रेडिट मिलता है सीधे साहूकार आदमी को। आप तो वैसे चोर आदमी हो, चोर आदमी हो, इसीलिए तो हम डिमांड रिकवरी कर रहे हैं। तो चोर को कहेगा क्रेडिट? कुछ नहीं मिलेगा। आप ये जो पे कर दिया वो भी गया, और ये आपकी सजा है कि आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए, कोई डाउट है किसी को? चलिए, जिसको स्नैप लेना है वापस ले सकता है एक बार, नहीं तो फटाफट से अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट इस चैप्टर में और बचे हुए हैं। एक पार्ट क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, और इसके बाद में कुछ रेसिडुअरी पॉइंट्स जिसमें हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिसमें जीएसटी का क्रेडिट ये लोग कैसे अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। चलिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा गाइस। अपन जीएसटी जैसे ही कंप्लीट होगा, और कंप्लीट इन द सेंस अपना जितना भी पार्ट अभी तक जीएसटी का कंप्लीट हो चुका है उसकी समरी आपको नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ जैसे ही मार्च 2025 के एग्जाम्स के लिए मार्केट में जीएसटी की 1 वीक सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी, वैसे ही आपको उन सीरीज की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। चलिए, अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, इसका क्या मतलब होता है? ये होता क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने इस पॉइंट का आपको ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू में मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी कैपिटल गुड्स है जिसका मिक्स यूज है, हम उसको बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज करते हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी उसका यूज करते हैं। कॉमनली उस आर्टिकल का यूज हो रहा है, तो जितना उसका कॉमनली यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या करेंगे, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आपने जितना उसका बिजनेस यूज किया है किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, उतना क्रेडिट हम आपको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। मान लीजिए इन लोगों ने यहां पे क्या बोला है, मैंने एक प्लांट परचेज किया है। क्या किया है? प्लांट परचेज किया है, या फिर मैं चलिए प्लांट से ही एग्जांपल देता हूं। प्लांट परचेज किया है, इस प्लांट को मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा। प्लांट कितने का परचेज किया है? 10 लाख रुपीस का। जीएसटी का रेट कितना चल रहा है? 18% उस प्लांट पर, हम ऐसा मान रहे हैं। टोटल मैंने कितना पे किया है? 11.8 लाख रुपीस। अब इन लोगों ने क्या बोला है, इस प्लांट से मैं सारे काम करता हूं, टैक्सेबल गुड्स भी बनाता हूं, एग्जेम्प्टेड भी बनाता हूं, बिजनेस में भी यूज करता हूं, पर्सनल भी यूज करता हूं। तो मेरा क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सबसे पहले अपन लिखेंगे इनपुट टैक्स कितने का है? 1,80,000 का। इन लोगों ने बोला कि जितना भी आपने किसमें यूज किया है,
ओनली एंड ओनली फॉर किस में यूज किया है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, यूज्ड ओनली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मैंने बोल दिया कि 10% तो मैंने इस मशीन को सिर्फ कितने में यूज किया है, एग्जेम्प्टेड में यूज किया है। 10% बोला ना तो उसको 18,000 हम लोग बाहर निकाल देंगे इसका। मैंने बोला 50% होल एंड सोल इसको मैंने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज किया है। यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, ये एक एग्जाम्पल भी मान सकते हो आप और ये प्रोविजन भी है, दोनों चीज आ जाएगी इसमें। कितना बोला, 50%। मैं क्या करता हूं, 90,000 अलग कर देता हूं। मैंने बोला मैंने 10% इसको मेरे पर्सनल यूज किया है, या मैं परसेंटेज चेंज कर देता हूं, 5% पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कितना है, 5%। कितना लेस कर देंगे, 9,000 TLS कर देंगे। उसके बाद में देखिए पर्सनल हो गया है, बिजनेस हो गया है, एग्जेम्प्टेड ले लिया गया आपने। मैंने इन चीजों में क्या किया है, इस गुड्स को यूज किया है। मैंने सारे पॉइंट यहां पे कवर कर दिए, एग्जेम्प्टेड कवर कर दिया है, टैक्सेबल कवर कर दिया है, पर्सनल और बिजनेस पर्पस भी मैंने दोनों इसी में कंबाइन कर दिए। तो चलिए इतना क्रेडिट हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फटाफट से इसका टोटल करेंगे, 90, 99, 1,07,000 और 1,17,000। अगर 1,17,000 में इसमें से लेस करूंगा तो आई थिंक क्या आएगा, 63,000। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्रेडिट बच गया है ना, इसको मैंने सब चीजों में मिक्स यूज किया है, बिजनेस में भी किया है, एग्जेम्प्टेड में भी किया है, नॉन बिजनेस सप्लाई में भी किया है, बट इसका रेशियो मुझे नहीं पता। ये तो वो रेशियो जो मुझे कंफर्म पता था, बट इस 63,000 को मुझे ये नहीं पता कि इसमें से मैंने किस में कितना यूज किया। मैं खुद इसको बाइफरगेट नहीं कर सकता, मैं खुद इसको बाइफरगेट नहीं कर सकता कि कितना बिजनेस है, कितना नॉन बिजनेस है, कितना एग्जेम्प्टेड के लिए, कितना टैक्सेबल के लिए। अब मैं क्या करूं, गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करते हैं। अब मुझे इसका रेशियो पता नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग आपको गाइडलाइन देते हैं वैसे आप इसको क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एग्जेम्प्टेड का निकाल दीजिए, इसको टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, इनटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब इसे एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है और टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। आप ऐसे करके एक अमाउंट ले आइए। मान लीजिए मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना है, 50 और टोटल टर्नओवर कितना है, 100। तो 63,000 का हाफ कितना होगा, 31,500। 31,500 ये इसमें क्या कीजिए, लेस कर दीजिए। अब कितना क्रेडिट बचा है, 31,500। किस किस का बाहर निकल गया है, एग्जेम्प्टेड का बाहर निकल गया है। अब किसका बच गया, बिजनेस का और टैक्सेबल का, इन दोनों का आपका अलग हो जाएगा। अब किसका बाहर निकालना है, पर्सनल नॉन बिजनेस का। गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो रैंडम बेसिस पे जितना भी आपका क्रेडिट है कॉमनली यूज्ड, उसका 5% रैंडम बेसिस पे आप नॉन बिजनेस का लेस कर दीजिए। 5% की रेट ऑलवेज फिक्स है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। लेस क्रेडिट यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, कितना लेस करेंगे, 5% ऑलवेज। ये रेट क्या है, फिक्स्ड है। 5% कितना होगा,
आई थिंक होगा 1500 का आधा हो जाएगा, 3000 का 1500, 150 का आधा 75, 1575 रुपीज इसमें से लेस कर दीजिए। अब जो भी अमाउंट आपका आएगा ना, जो भी अमाउंट आपका आएगा वो अमाउंट का क्रेडिट आपको एलिजिबल हो जाएगा। ये जो भी अमाउंट फाइनल अमाउंट आएगा ये प्लस बिजनेस पर्पस का कितना था टैक्सेबल सप्लाईज के लिए 90,000, तो टोटल अलाउड क्रेडिट कितना होगा, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, अलाउड क्रेडिट कितना 90,000 नोट 1, और ये क्या था नोट 1। यहां से मैं इस अमाउंट को लेके आया हूं इसलिए मैंने रेफरेंस दिया 90,000 प्लस एक्स 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 एक्स, जो भी अमाउंट आपका ये आएगा इन दोनों का टोटल आपको जीएसटी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अगर आप बुक का नॉलेज देखने बैठ गए तो इस पॉइंट पे पता कितने पेज लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को 4 पेजेस में कवर किया गया है, पूरे को लैंग्वेज रूप में ड्राफ्ट करके। मैंने सिंपली आपको 3 पॉइंट में इसको ड्राफ्ट करके दे दिया है। सबसे पहले अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, अपोर्शनमेंट का मतलब यह होता है कि आपको क्रेडिट किस चीज का मिलता है, जो भी आप टैक्सेबल सप्लाईज के लिए होल एंड सोल बिजनेस में यूज करते हैं उतना ही क्रेडिट हम आपको अलाउ करते हैं। लैंग्वेज आपने पढ़ी थी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप मान लीजिए आपको पर्सनल यूज के लिए मोबाइल लेके आते हैं और बिजनेस के लिए मोबाइल लेके आते हैं, अगर बिजनेस में मोबाइल लेके आएंगे तो उसका जीएसटी क्रेडिट आपको अलाउ होता है, बट क्या आप जो घर पे मोबाइल लेके आए उसका क्रेडिट आपको अलाउ होता है, नहीं। तो उसका यही मतलब है, इन्होंने यही बोला है कि जो बिजनेस में आप यूज करेंगे उसका क्रेडिट आपको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। मतलब जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से क्या कीजिए, एग्जेम्प्टेड का अलग कर दीजिए, जो कंप्लीटली बिजनेस की सप्लाई है उसका भी अलग कर दीजिए, जो पर्सनल यूज है जितना आपको पता है जितना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो सब यूज अलग कर दीजिए। अब ये अमाउंट में कॉमनली है, इसमें मैं बाइफरकेट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। एग्जेम्प्टेड को अलग करने के लिए आप टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। जो अमाउंट बचना है नॉन बिजनेस का अलग करने के लिए क्या कीजिए, रैंडम बेसिस में 5% जितना भी कॉमन क्रेडिट है वो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट बचेगा प्लस जो आपका बिजनेस के लिए यूज हुआ है वो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, आपको जीएसटी के क्रेडिट में एज ए जीएसटी क्रेडिट क्या हो जाएगा, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट में अलाउ हो जाएगा। इस पे अपन एक मास्टर इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। सारे पॉइंट कवर करने से पहले अपन इस टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हैं। इसके अलावा एक नोट और देखते हैं, टर्नओवर की डेफिनेशन देखेंगे और एक नोट देखेंगे फटाफट से। टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या आता है, जिसको स्नैप लेना है वो ले सकता है। मैंने यहां पे डिलीट तो कर दिया है बाय मिस्टेक, बट कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूं। प्लांट प्राइस परचेज एट द रेट ऑफ 10 लाख, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% 1.8 लाख, टोटल 11.80 लैक्स। अब जिसको स्नैप लेना है फटाफट से ले सकता है भाई। चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे, क्या फटाफट से स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन किसकी, टर्नओवर की। वैसे तो अपना डेफिनेशन पे फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, बट यहां पे टर्नओवर की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट रखी गई है, इसलिए अपने को देखनी पड़ेगी। आईटीसी के चैप्टर में टर्नओवर की डेफिनेशन अलग रखी गई है, कंपोजिशन में अलग रखी गई है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में अलग रखी गई है। मतलब पूरे जीएसटी में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और तीनों में टर्नओवर की डेफिनेशन अलग अलग है। कल अगले लेक्चर में मैं आपके लिए उस टर्नओवर की डेफिनेशन को रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या है, कंपोजिशन में क्या है और आईटीसी में क्या है, तीनों को एक जगह लिख दूंगा। अभी तो अपन क्या देखते हैं, टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हैं।
टोटल टर्नओवर अंडर स्टेट और यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, जो भी नॉर्मली जो भी टर्नओवर की डेफिनेशन में कवर होता है वो सब यहां पे कवर हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स कवर किए हैं। क्या? फर्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इन्होंने क्या बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग की सेल प्राइस किस पे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पे, उसको भी हम आपकी टर्नओवर का पार्ट मान लेंगे। जबकि आपको पता होगा कि इसको सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है, फिर भी इन लोगों ने किस में कवर कर लिया है? टर्नओवर की डेफिनेशन में कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1% ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इस केस को भी इन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा है, फिर भी इन्होंने किसमें कवर। चलिए भाई फटाफट से अपन अगला पार्ट देखेंगे। क्या? टर्नओवर अपन ने किसका देख लिया है, ये टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन थी। अब अपन इस टोटल को क्या कर देते हैं? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। क्या कर देते हैं? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। हमें किसकी डेफिनेशन देखनी है? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की। देखिए टोटल टर्नओवर की जगह मैं क्या कर देता हूं? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अंडर सेम पेन। ये दोनों में सेम है, अगर मैंने नहीं लिखा ये सिर्फ बात मैं किसके लिए लिख रहा हूं? क्लेरिफिकेशन के लिए, अंडर सेम पेन। अब एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में क्या आता है? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन अपने डेफिनेशन के पार्ट में देखी थी और यहां पे मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ऐसा कोई भी सेल, ऐसा कोई भी टर्नओवर जिसपे क्या है? नील रेट ऑफ ड्यूटी है या फिर उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, मतलब जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, या फिर जिस पर जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, उन सबको किसमें कवर किया गया है? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में। अब इन लोगों ने क्या बोला है? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन में इन सबको कवर किया गया है, तो इन लोगों ने बोला है यहां पर भी हम सेम डेफिनेशन रखेंगे, बट दो पार्ट हम लोग एडिशनल इंक्लूड करने वाले हैं। दो पार्ट, एक तो क्या? ऐसी कोई भी सप्लाई किस चीज की? लैंड एंड बिल्डिंग की, जो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होती है। सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उसके अलावा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। माइनस ऑल सप्लाई कवर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ सप्लाई। ठीक है, इन पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये आएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये भी आएगा, आउटवर्ड सप्लाई की आरसीएम ये भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट को हम यहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी को हम क्या करेंगे? यहां से हटाएंगे। अब ये जो भी आएगा ये टोटल क्या आएगा आपका? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। सेम सी डेफिनेशन है। टोटल टर्नओवर में इन लोगों ने बोला है जो कुछ भी आपका टर्नओवर है
जो कुछ भी, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो कैसा भी टर्नओवर हो, यहाँ तक कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 1% ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आउटवर्ड सप्लाई RCMP, उनको भी हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। बट ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को टोटल टर्नओवर में काउंट नहीं किया गया है। चलिए भाई, अपन ने टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन में ये 2 पार्ट नहीं देखे थे। चलिए मैं वापस से बता देता हूं एक बार कि एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन में टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन के साथ कुछ अलग से 2 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। इन लोगों ने बोला है कि स्पेशली इन 2 पार्ट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिसको हमने टोटल टर्नओवर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने न्यूमरेटर को बढ़ाया है और डिनोमिनेटर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। ऊपर के न्यूमरेटर में क्या आता है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, और नीचे क्या आता है, टोटल टर्नओवर। मतलब अगर यदि हम ऊपर लिमिट बढ़ाएंगे तो इसका अमाउंट ज्यादा निकल के आएगा, और ज्यादा निकल के आएगा तो हम लोग को आपको क्रेडिट क्या करेंगे, ज्यादा डिसअलाउ करेंगे। यही तो इन लोगों का पर्पस है। इसीलिए तो इन लोगों ने बोला है कि इन 2 पार्ट को हम क्या करेंगे, इन 2 पार्ट को क्या करेंगे, टोटल टर्नओवर इंक्लूड नहीं करेंगे, बट किस चीज में इंक्लूड करेंगे, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में वो सारे पार्ट तो आएंगे ही आएंगे जो टोटल टर्नओवर में आएंगे। उसके अलावा हमने क्या इंक्लूड कर दिया है, इसके अलावा शेड्यूल 3 में कौन कौन सी सप्लाई आती है, जो भी नेगेटिव लिस्ट है वो आती है, जो गवर्नमेंट ने बोला है सप्लाई नहीं है, वो सारी सप्लाई किस में आती है, शेड्यूल 3 में आती है। उनको हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। बट उनमें से 2 सप्लाई हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। कौन सी, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप लैंड एंड बिल्डिंग की सप्लाई करेंगे, और जो भी वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई करेंगे, कहां से, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उन दोनों सप्लाई को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, और बोल दिया है इन 2 सप्लाई को हम किस में कंसिडर करेंगे, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में कंसिडर करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी जो डेफिनेशन है वो किसकी कवर होगी, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की, और उसके बाद में किसकी, टोटल टर्नओवर की, किसकी, टोटल टर्नओवर की। ये आपका अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का पूरा कंप्लीट पार्ट आता है। किसका पार्ट आता है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का। इसके बाद में इन लोगों ने एक अलग से नोट अपन देखते हैं, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले शायद देखा था कि नहीं देखा था, मुझे ध्यान में नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं एक बार। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन लोगों ने क्या रखी है, एक स्कीम रखी हुई है। स्कीम में क्या बोला है, आप क्या कीजिए, जितना भी आपका क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट है, जितना भी आपका, आप उसको क्या कीजिए, एक बार ले लीजिए। अगर आप ये अपोर्शनमेंट का सिस्टम नहीं करना चाहते हैं तो उन सिर्फ किसके लिए रखिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कीजिए, जितना भी क्रेडिट है 100% ले लीजिए, एक्सेप्ट क्या, ब्लॉक्ड क्रेडिट। जो ब्लॉक्ड है वो तो आपको भी नहीं मिलेगा, जो ब्लॉक्ड है वो आपको भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट आपको भी नहीं मिलेगा। और सेम पेन सप्लाई, अब इसका क्या मतलब है, इसको अपन बाद में देखेंगे। इन दो को छोड़ के आपका जितना भी क्रेडिट है उसका 50% हम आपको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे, और 50% क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। 50% क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन लोगों ने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि आपका जितना भी क्रेडिट है एक्सेप्ट ब्लॉक्ड क्रेडिट और सेम पेन की सप्लाई, उसके बाद में जितना भी क्रेडिट आपका बचता है उसमें हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको 50% अलाउ कर देंगे, 50% डिसअलाउ कर देंगे। आप चाहे तो ये ऑप्शन ले लीजिए, चाहे तो ये ऑप्शन ले लीजिए। बट अगर आपने एक बार ऑप्शन चूज कर लिया तो आप सेम फाइनेंशियल ईयर में उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जाके उस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो लॉक इन पीरियड क्या है, लॉक इन पीरियड कितना है, सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर का क्या है, लॉक इन पीरियड है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में चाहे आप दोबारा ये ऑप्शन लो चाहे ये ऑप्शन लो, बट एक बार आपने अगर ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो सेम फाइनेंशियल ईयर में तो सेम ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, मस्ट नहीं है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है मस्ट है, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, चाहे ये ले लीजिए और चाहे
ये ले लीजिए। अगर आप ये लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये ले लीजिए। अब इस सेम पेन सप्लाई का क्या मतलब है? सेम पेन सप्लाई का मतलब है, मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी एक ब्रांच, उनकी ब्रांचेस हर स्टेट में होती है। तो मान लीजिए उनकी एक ब्रांच है राजस्थान स्टेट में और दूसरी है महाराष्ट्र में। अब इन दोनों के बीच में कोई सप्लाई हुई है, महाराष्ट्र ने राजस्थान ब्रांच को कोई सर्विस दी है, अब उस पर भी इनवॉइस तो रेज होगा, जीएसटी उस पर भी चार्ज होगा। अगर उस पर जीएसटी चार्ज होगा तो क्या उसका क्रेडिट आपको हम इसमें 50% करेंगे? नहीं, उसका क्रेडिट हम आपको कितना अलाउ करेंगे? 100% अलाउ करेंगे। कितना अलाउ करेंगे? 100%। ये 100% अलाउ करेंगे और ये 100% क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे। भाई ब्लॉक्ड क्रेडिट तो किसी को भी अलाउ नहीं है ना, तो ब्लॉक्ड क्रेडिट 100% डिसअलाउ होगा। और सेम पेन में आपने एक ही पर्सन की, दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके बीच में जो भी जीएसटी चार्ज हुआ वो आपको हम क्या करेंगे? 100% अलाउ करेंगे। क्या करेंगे? 100% अलाउ करेंगे। इसके बाद में अगला नोट आता है, किस नोट की जगह आप अगला पार्ट समझ लीजिए, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या आते हैं? सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? ये लोगों ने यहां पर बोला है कि अगर कोई भी पर्सन जो पहले जीएसटी एक्ट में रजिस्टर नहीं था अब रजिस्टर हुआ है, या पहले कंपोजिशन में था अब रेगुलर में आ गया है, या पहले उसका गुड्स एग्जम्प्टेड हुआ करता था अब वो एग्जम्प्टेड सप्लाई से बाहर चला गया है, या फिर उसने पहले वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था अब उसने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ऐसी किसी भी सिचुएशंस में हम उनको टैक्स का क्रेडिट कैसे अलाउ करेंगे? उन सब 4 पॉइंट को क्या किया गया है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। पहला कौन सा? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, या फिर सेकंड सिचुएशन कौन सी है? अर्लियर, चलिए इसको अपन लास्ट में लिख लेंगे, पर्सन नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर नाउ रजिस्टर्ड। थर्ड पॉइंट आता है कंपोजिट सप्लायर कन्वर्ट हो गया है किसमें? रेगुलर में। और फोर्थ क्या आता है? कंपोजिट सप्लाई। तो आपने कंपोजिट सप्लाई अपने कंपोजिशन के चैप्टर में देखी थी कि कंपोजिट सप्लायर किसको बोलते हैं? जिसने क्या कर रखा होता है? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अर्लियर गुड्स एग्जम्प्टेड नाउ टैक्सेबल। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में आपको किसका अलाउ, क्रेडिट किसका अलाउ होगा? क्रेडिट अलाउड ओनली फॉर इनपुट। और इन दो सिचुएशंस में क्रेडिट अलाउड फॉर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। इन लोगों ने बोला है इन दो सिचुएशंस में आपको इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, बट इन दो सिचुएशंस में आपको किसका क्रेडिट मिलेगा? खाली इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। कहां तक का मिलेगा? कहां तक का मिलेगा? 1 ईयर। इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 1 साल तक, मान लीजिए आज के दिन इन लोगों ने कौन से डेट पे? 26 जनवरी के दिन
26 जनवरी के दिन इन लोगों ने क्या किया है, 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने किसी गुड्स को, मान लीजिए मैं पहले किसी चीज की सप्लाई करता था, डस्टर की सप्लाई करता हूं, और 25 जनवरी तक ये जीएसटी से एग्जम्प्ट हुआ करता था। 26 जनवरी को इन लोगों ने क्या कर दिया है, 26 जनवरी 2025 को इन लोगों ने गुड्स को क्या कर दिया है, टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से एक साल पीछे तक, मतलब 25 जनवरी 2024 से लेकर के और 25 जनवरी 2025 तक जितने भी इनवॉइस मेरे इनपुट्स में अवेलेबल हैं, जिनका भी इनपुट्स आज मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, उन सब का इनपुट क्रेडिट हम आपको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और इससे पहले आपने कोई गुड्स परचेज किया था और आज के दिन वो आपके स्टॉक में रखा हुआ है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब इन दो सिचुएशंस में 1 ईयर की जो टाइम लिमिट है वो चारों सिचुएशंस में सेम है, बट इनपुट के लिए ये दो और इनपुट एंड कैपिटल गुड्स के लिए ये दो। आपको याद कैसे रखना है, जो पहले से पर्सन रजिस्टर था, जो पहले से पर्सन क्या था, रजिस्टर्ड था, उनके लिए तो दोनों चीज मिलेगी, और जो पहले से रजिस्टर नहीं था उनके लिए सिर्फ एक चीज मिलेगी, क्या, इनपुट। और उनके लिए क्या मिलेगी, दोनों, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। क्या मिलेगा, इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन लोगों ने बोला है अगर मान लीजिए ये तो क्या है, रिवर्स हुआ है, मतलब पहले टैक्सेबल नहीं था अब टैक्सेबल हो गया, या फिर पहले टैक्सेबल में था, पहले एग्जम्प्टेड में था और अब किस में हो गया है, टैक्सेबल में हो गया। मान लीजिए अगर किसी की रिवर्स सिचुएशन है, वो इधर से अगर इधर आ रहा है, वो इधर से अगर इधर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आज के दिन जितना भी क्रेडिट आपका रखा हुआ है ना, वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सारा का सारा क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने ये नहीं बोला है कि 1 ईयर का, अब तो जितना भी क्रेडिट रखा हुआ है ना, वो सारा आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सारा का सारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए पहले किसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा था, बट अब उसने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया, तो फिर तो जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। पर्सन पहले टर्नओवर ज्यादा हो गया था उसका, तो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब उसका वापस टर्नओवर कम हो गया तो वो वापस रजिस्ट्रेशन क्लोज करवा रहा है जीएसटी का, तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन ही बंद हो गया, तो ऑब्वियसली क्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या था, रेगुलर में था, कंपोजिशन से रेगुलर में गया, अब वापस वो रेगुलर से किस में आ रहा है, कंपोजिशन में आ रहा है, तो उसको वैसे ही कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लायर को तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है। उसकी क्या थी, सप्लाई अर्लियर एग्जम्प्टेड थी और वो किस में आई थी, टैक्सेबल में, नाउ टैक्सेबल में। अब क्या हो गया था, अब टैक्सेबल से किस में आ गया है, एग्जम्प्टेड में आ गया, तो वैसे ही आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब जितना भी क्रेडिट आपका रखा हुआ है ना, इस केस में हम आपको कोई भी रिफंड नहीं देंगे। गलती से भी ये मत सोच लेना कि अगर उसका टैक्सेबल था अब एग्जम्प्टेड हो गया तो गवर्नमेंट उसको जितना जीएसटी का इनपुट रखा हुआ है उसका रिफंड दे देगी। नो, वो जितना भी क्रेडिट रखा हुआ है सारा का सारा डिस्ट्रॉय। ऑल, यहां पर लिख देता हूं, रिवर्स ऑफ अबव, तो क्या होगा, कंप्लीट क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ। आपको हम कुछ भी क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत क्रेडिट भी अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन जो पीछे अपन ने मास्टर इलस्ट्रेशन देखा था, मास्टर इलस्ट्रेशन देखेंगे किसके ऊपर, अपोर्शनमेंट के क्रेडिट के ऊपर। ये अपन किसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो की डिमांड है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।